नमस्कार। ये वीडियो हमने क्लास 11th के लिए बनाया है और 11th में हम आपको नमक का दरोगा पढ़ा चुके थे और उस पाठ का जो है सारांश भी बता चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में भी चर्चा कर चुके हैं और आपको ये भी बता चुके थे कि आप एक बार जो है यूट्यूब से नमक का दरोगा, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप नमक का दरोगा शीर्षक डाल करके और उससे उस कहानी को पूर्णतः पढ़ सकते हैं, यानी सुन सकते हैं, या तो उसका वीडियो भी देख सकते हैं। अगर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है या आप पाठ्य पुस्तक का पीडीएफ सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर चुके हैं तो आप उससे भी उस पाठ को पढ़ लीजिए। और रही बात उससे संबंधित जो है प्रश्नोत्तर भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ये भी कार्य आपको साथ साथ करते हुए चलना है। तो आज उन्हीं प्रश्नों पर जो है उन्हीं प्रश्नों को हम आपको बता रहे हैं और उसी पर चर्चा करेंगे। हमने प्रश्न अभ्यास लिख दिया है और पाठ आपका जो अध्याय है वो गद्य खंड से है, नमक का दरोगा। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि जो ये नमक का दरोगा कहानी है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? पहला प्रश्न है। अब इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको लिखना है तो आप कहानी अगर पढ़े हैं या पाठ्य पुस्तक मतलब पुस्तक आपके पास उपलब्ध है तो आप उससे लिख भी सकते हैं। और एक बार हम समझाते हुए भी चलेंगे कि पूछा गया है प्रश्न में कि कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो इस पाठ में जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र है वह है मुंशी बंसीधर। मुंशी बंसीधर इसलिए हैं क्योंकि मुंशी बंसीधर को उनके पिताजी लाख समझाते हैं कि आप जाइए और जो है ऐसी नौकरी ढूंढिएगा कि जिसमें ऊपरी आमदनी ज्यादा हो, और नौकरी मिल भी जाती है लेकिन अपने सच्चाई के बल पर, अपनी सत्यता के बल पर, अपने धर्म के बलबूते पर ही अडिग रहते हैं। और लाख कोशिश के बावजूद भी पंडित आलोपीदीन जैसे रईसजादे उनको परास्त नहीं कर पाते, भले ही उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। फिर भी धन पर धर्म की या सत्य की विजय होती है। तो सबसे प्रभावित करने वाला जो पात्र है वो है मुंशी बंसीधर। तो ये प्रश्न आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू यानी दो पक्ष उभर कर सामने आते हैं? तो पूरी कहानी में हमने भी जो सारांश आपको बताया था उसमें भी यह बताया था कि दो पक्ष हैं पंडित आलोपीदीन के। पहला पक्ष है कि जिसमें वो अपने दौलत पर, अपने धन पर घमंड करते हैं और उस घमंड के द्वारा या उस दौलत के अहंकार से वो प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुलाम समझते हैं। चाहे जिस पद पर तैनात हो, हर व्यक्ति को वो, उनके मन में ये भावना होती है कि हम हर व्यक्ति को अपने धन के बदौलत पर, अपने धन के उस अहंकार पर खरीद सकते हैं या उसको अपने आगे झुका सकते हैं। तो पहला पक्ष उनका यह है। और दूसरा पक्ष है कि जब वो मुंशी बंसीधर जैसे एक साधारण नमक विभाग के दरोगा से परास्त हो जाते हैं तब उनका दूसरा पक्ष या दूसरा पहलू उभर कर सामने आता है, जिसमें उन्हें यह पता होता है कि उन्होंने स्वयं ये बात कही उस समय कि मुझे इस संसार में, इस दुनिया में हमने बहुत से ऐसे रईसजादे देखे, बहुत से ऐसे लोगों से मेरा सामना हुआ, लेकिन अगर किसी ने परास्त किया तो वो आप हैं, मुंशी बंसीधर को कहते हैं। और फिर मुंशी बंसीधर को ही अपने जो है पूरी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो यही इनके जो है मतलब जो प्रश्न आपका बन रहा है कि पंडित आलोपीदीन का जो व्यक्तित्व है इसके जो दो पहलू हैं, पहला पक्ष मैंने आपको बताया और दूसरा पक्ष आपको मैंने बताया। तो ये दोनों पक्ष आपको अपने तरीके से अपनी भाषा में लिखनी है। तीसरा है कि कहानी में लगभग सभी पात्र समाज के किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला है वृद्ध मुंशी, दूसरा वकील, तीसरा शहर की भीड़। तो ये तीनों पात्र हैं। वृद्ध मुंशी की बात आप जानते हैं। वृद्ध मुंशी अर्थात मुंशी बंसीधर के पिताजी, जिन्होंने अपने बेटे को अनेक प्रकार से समझाया कि बेटा ऐसा है कि आप जाना तो
ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी हो, वेतन पूर्णमासी का चांद होता है जो दिन प्रतिदिन घटता जाता है, वेतन मनुष्य देता है इसीलिए उसमें बरकत नहीं होती है, और ऊपरी आमदनी तो जो है ईश्वर देता है इसीलिए उसमें बरकत होती है। ऐसी तमाम बातें समझाते हैं और उनका यह बात समझाना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, ठीक है, सही गलत भी है और सही भी है। कारण यह है कि आज के महंगाई का जो जमाना है, ठीक है, उसमें ईमानदारी से खुशहाल जीवन बिताना संभव है। इसलिए क्योंकि ईमानदारी ने इस भ्रष्टाचार व्याप्त समाज में ईमानदारी से जीना बहुत ही मुश्किल है। और अतः मतलब कहा जाए कि पिता के द्वारा एक पुत्र को नौकरी के संबंध में यह शिक्षा देना गलत होने पर भी सच्चा है। दूसरी बात आती है वकील की। तो वकील आप जानते हैं कि वकील सच को गलत और गलत को सच करने में माहिर हैं। पंडित आलोपीदीन के रईस होने के कारण, धनी होने के कारण, धनाढ्य होने के कारण, अत्यधिक उस समाज पर, उस क्षेत्र पर दबदबा होने के कारण होता क्या है कि वकीलों के द्वारा, वकीलों की पूरी सेना अदालत के चंगुल से पंडित आलोपीदीन को छुड़ाने में जो है वो सही साबित होती है। इसीलिए वकील का जो चरित्र है वो समाज को ये मतलब समाज की सच्चाई को ये उजागर कर रहा है कि वकील जो है वो सच्ची घटना को भी गलत साबित कर सकते हैं। ऐसा उनमें जज्बा होता है इस भ्रष्टाचार युक्त संसार में। तीसरी बात है शहर की भीड़। शहर की भीड़ एक पात्र इसमें आया कि जिसमें शहर की भीड़ क्या कहती है कि जब दरोगा जी पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करते हैं तो सभी पंडित की निंदा करते हैं, और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि जैसे संसार के सारे पापी और पाप नष्ट हो गए हों। इनमें कुछ निंदा करने वाले भी कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो स्वयं निंदनीय कार्य करते हैं, परंतु कहा गया कि पंडित धन के बल पर बाइज्जत जब बरी हो जाता है तो पासा पलट जाता है। भीड़ उनको देखने के लिए लालायित हो जाती है। तो भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता, ऐसा पहले भी बताया गया है कि भीड़ जिस तरफ चाहे, जैसे भी चाहे उस तरफ अपने जो है विचार या उस ओर मुड़ सकती है। तो ये शहर की भीड़ है, और शहर की भीड़ भी एक पात्र है जो समाज को ये शिक्षा दे रही है कि जैसा समाज चाहता है वैसा जो है वो भीड़ मुड़ जाती है। अगला चौथा प्रश्न है, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। एक बार इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। इतना देर आपका ये वीडियो चला है कि कहानी में कौन सा पात्र आलोपीदीन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये चारों प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद इसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं और अगला प्रश्न लिखने जा रहे हैं। अगला चौथा प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट करिए। आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो ये है कि नमक का दरोगा कहानी का कोई दो अन्य शीर्षक में कई आप लिख सकते हैं कि धर्म पर धन की विजय, या सत्यमेव जयते, या धर्म विजय, या सच्चाई की जीत। ठीक है, ऐसे अनेक शीर्षक हैं, और उस शीर्षक का जो है आधार भी स्पष्ट कर सकते हैं कि आधार स्पष्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि यह बताना है कि सत्य के बल पर अगर इंसान अपनी सच्चाई पर चलता है तो सत्य के बल पर चलने से वो जो है कैसी परिस्थितियों, विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी आए तब भी वो विजय हासिल करता है, और उसी की ही विजय होती है। तो ये आधार, इस तरीके से आप आधार इसका स्पष्ट कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, शायद ये आपका जो है
5वां प्रश्न है कि कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर के मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। और इसके बाद लिखा है कि आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? अब इसमें देखिए कि कहानी के अंत में अलोपीदीन ने वंशीधर के मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण था। मुख्य कारण यही था कि मुंशी वंशीधर के अंदर जो है वो सत्यता थी, सच्चाई थी, और उसी सच्चाई के बल पर उन्होंने अलोपीदीन जैसे रईस व्यक्ति को परास्त किया। और अंत में जो है अलोपीदीन को आकर के मुंशी वंशीधर के सामने नतमस्तक होना पड़ा और यह कहना पड़ा कि आज तक इस संसार में अनेकों व्यक्तियों से मेरा सामना हुआ, लेकिन अगर कोई परास्त करने वाला है तो आप हैं। और इसी सच्चाई से प्रभावित होकर के हम आपको अपने इस पूरी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। और नियुक्त इसलिए किया क्योंकि हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारी जायदाद का, हमारी धन, हमारी संपदा का जो है कि सुरक्षा करने वाला जो व्यक्ति हो वो ईमानदार हो, वो जो है प्रतिष्ठित हो, आदर्शवादी विचारधारा का हो। और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है वंशीधर को जो है अपना मैनेजर नियुक्त किया। और उसके बाद कहा गया कि आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। तो कहानी का अंत भी जो जैसे किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने कि अंत में उन्होंने आदर्शवाद को जो है श्रेष्ठ श्रेणी में दिखाया है। और अगर हम भी इस कहानी का या आप भी इस कहानी का जो है अंत करते हैं तो उसी आदर्शवाद को, उसी यथार्थवाद को, उसी सत्य को जो है श्रेष्ठ दिखाते हुए, ऊपर दिखाते हुए इस कहानी का अंत होता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब अगला एक प्रश्न है, इसको आप एक बार पुनः देख लीजिए और उसके बाद हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अगला एक प्रश्न है, उसको हम आपको पढ़ेंगे, उसके बाद उसका प्रश्न लिखेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। बीच में था, उसको मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए अगला प्रश्न जो 7वां प्रश्न है आपका, उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो मुंशी वंशीधर के पिताजी ने कहा कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ये लाइन है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। और डॉट डॉट करके जहां तक ये लाइन है वहां तक है कि तुम्हें क्या समझाऊं, तुम स्वयं विद्वान हो। अंत में कहा कि तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं।
ये पूरी लाइन है और पूरी लाइन में मुंशी बंसीधर के पिताजी ने कहा कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसीलिए उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यही पूरी लाइन है और इसी पूरी लाइन के आधार पर, इसी पंक्ति के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो आइए आगे हम प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि यह किसकी उक्ति है। तो ये आप जानते हैं कि वृद्ध मुंशी की उक्ति है, यानी मुंशी बंसीधर के पिताजी की उक्ति है। दूसरा जो प्रश्न इससे बनता है वो प्रश्न है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न है कि क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। यह प्रश्न आपको स्वयं लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिए। अब पिता के द्वारा कहा गया जो वक्तव्य है इससे आप सहमत हैं, तो इससे पूर्णतया सहमत नहीं होना है, क्योंकि जो पिताजी ने कहा है अगर इस अनुसार सभी व्यक्ति ऐसे अगर अपने पिता की आज्ञा मान करके और ऐसे काम करने लगे तो जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका और बोलबाला हो जाएगा। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि मासिक वेतन जो है वो मास के अंत तक समाप्त हो जाता है। और इस रिश्वतखोरी समाज में कहा गया कि परंतु रिश्वतखोरी समाज के नाम पर कलंक है। और जैसे पूर्णिमा का चांद जो दिखाई देता है वो दिन प्रतिदिन घटता रहता है, जब एक बार निकलता है उसके बाद उसके क्रम घटते घटते चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस दिन वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, उसके बाद वो धीरे धीरे खर्चे होते होते और महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। तो इस पर जो है आपको अपनी भाषा में वक्तव्य लिखने हैं, विचार लिखने हैं उपरोक्त जो है गद्यांश को पढ़ करके, तो इसके उत्तर आपको देने हैं। इससे संबंधित दो प्रश्न आपको और लिखने हैं, वो दो प्रश्न हम आपको नोट कराने जा रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लिखने जा रहे हैं वो भी आप नोट करेंगे, उसको आपको अपनी समझ से जो है उसके उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न है कि नमक विभाग के दरोगा पद के लिए, अगला प्रश्न है कि नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़े बड़ों का जी ललचाता था। और इसी पर तर्क देना है आपको कि वर्तमान समाज में किस पद के लिए या वर्तमान समाज में किस पद के लिए लोग अधिक लालायित हो रहे हैं। ये आपको तर्क सहित इसके उत्तर देने हैं। अगला जो दूसरा प्रश्न है वो है कि लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। जो घास
फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य में, इस वाक्य में, अब इसका तर्क क्या है कि वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति का या स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है। ये प्रश्न है आपको लिखना है कि लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है। इसका प्रश्न आपको अपने दिमाग से, अपने मन से लिखना है। और एक प्रश्न और है कि पाठ में आए हुए, अगला प्रश्न है कि पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण संवादों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। जो महत्वपूर्ण संवाद पाठ में आए हुए हैं उसे आपको लिखना है। यही इसका प्रश्नोत्तर है। और इसी प्रश्नोत्तर को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नमक का दरोगा पाठ डाल करके हल्का सा कवि परिचय यानी लेखक परिचय, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय, जीवन परिचय से संबंधित, और उसके बाद में प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। और अगले वीडियो जो बनेगा उस पे हम जो है अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।